जो लॉन्ग सिटिंग है ना वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, चाहे वो जवान है या बूढ़ा है। घुटने हमारे ऐसे ही हैं जैसे गाड़ी के टायर हैं, जी जी। तो उनको जितना ज़्यादा स्पीड में भगाएंगे वो उतना ज़्यादा घिसेंगे। घिसेंगे तो ख़वातीन को डिलीवरी के टाइम इंजेक्शन लगता है, उनको लगता है कि फिर उनको उसकी वजह से बैक पेन बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ बुजुर्ग हजरात हैं जो 20 से 30 सेकंड भी खड़े हों उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाती है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट चेक करते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल। आपने वजन उठाना है, साइड से साइड उठाएं। से उठाए हैं तो हम अपने पटाखे वो साउंड क्रैकिंग करते हैं, इससे हमारी हड्डियों को या ये हमारे जितने भी जोड़ हैं इनको क्या फ़र्क पड़ सकता है? ठीक है ना। बलूगत के बाद बलूगत के बाद लेते हैं दूध और दही, तो वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। उससे पहले पहले जो हम दूध दही ले रहे होते हैं ना, वो हमारी हड्डियों की ग्रोथ ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है। हेल्प। यहाँ हमारी नॉर्मल सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है कि यूरिक एसिड जो है ना गोश्त खाने वालों को होता है। सिर्फ टमाटर अगर बंद कर देना हाँ जी। तो बाकी आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ भी खा लें तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर का पॉडकास्ट, ताकि हमारे जहन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, गलत फहमी या जो भी सवाल हैं उनको दूर किया जा सके। अगर आपका भी किसी भी तरह का सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको खुद से रिप्लाई करेंगे। और इसी तरह से मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए, मज़ीद जानकारी के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुरिया जो कि नी और बैक पेन और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं। हम इनसे आज कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि हमारी मेरे अपने वहम या फिर कुछ ऑडियंस के वहम या सवालात हो सकते हैं। अच्छा, मैं अपने पहले सवाल से शुरू करता हूँ। नॉर्मली आजकल ये बैक पेन और घुटनों का दर्द, नी पेन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसकी आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न क्या है? आजकल आप जवानों में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बैक पेन और ये जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें मोस्ट कॉमन जो मैंने कॉज आइडेंटिफाई किया है ना, वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। और हर एज ग्रुप में डिफरेंट कॉजेज हैं, लेकिन जो कॉमन है वो यही है कि लोग खाते हैं और बैठ जाते हैं, अपनी कैलोरीज बर्न नहीं करते, इनटेक ज़्यादा है और हमारा उसको कंजम्पशन जो है वो कम है। बिल्कुल कम है। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हम पेन किलर्स खा के पेन मास्क कर लेंगे, लेकिन हम कॉज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि क्यों हो रहा है। दूसरी वजह ये है। और तीसरी वजह ये है कि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। तो जब जाएंगे नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। ये कॉमन कॉजेज हैं। जैसे लोग पहले फिजिकल काम करके पैसे कमाते थे, अब वो लैपटॉप पे या अपनी डिजिटल हो गए। हाँ जी, डिजिटल हो गए। तो उसकी वजह से अब कमर दर्द होती होगी। उससे हम किस तरीके से बचा जा सकता है कि ऐसा पोस्चर है जिसकी वजह से हम काम भी कर ले और हमारे कमर दर्द भी ना हो? देखिए, दोनों के लिए जो कॉमन इंस्ट्रक्शन है ना, वो देख, मैं भी तो बैठी हूँ ना आपके सामने, आपने अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, आप जहाँ भी बैठे हैं। हाँ, ठीक ये है। सही है। बैक के लिए ये प्रिकॉशन है। और अगर आप नेक को देखें तो आप अगर लैपटॉप पे या मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो आई लेवल पे रखें। आई लेवल पे ना, हाँ बिल्कुल, आई लेवल मेंटेन करेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, उसके साथ साथ अब आपने ये भी देखा होगा जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं या बाइक का बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं उनको भी कमर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगे था, और वो भी उनके लिए कोई ऐसी प्रिकॉशंस या कोई एक्सरसाइज के वो उनको ये जवानी में जो कमर दर्द का या इनकी शिकार हो जाते हैं उससे बचा जा सके? देखिए, जो लॉन्ग सिटिंग है ना वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, चाहे वो जवान है या बूढ़ा है। उसमें इंस्ट्रक्शन एक जो फॉलो करने वाली है वो ये है, चाहे आप इंटरसिटी ट्रेवल करें या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग करें, हर 45 मिनट्स के बाद 1 सेकंड का चाहे ब्रेक दे के खड़े हो जाएं, उसको रेस्ट दें। अच्छा। जब हम एक ही स्ट्रेच में बैठते हैं ना, सारा वेट आपकी लोअर बैक पे आता है, उसको आपने अंडू करना है। तो अगर बाइक वाले हैं तो वो 1 सेकंड के लिए बाइक रोक के खड़े हो जाएं, फिर दोबारा अपना सफ़र शुरू कर लें। गाड़ी वाले हैं वो गाड़ी रोक लें। ये अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़ बताएं, क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप जो बैठे हुए हैं वो सख्त किस्म की सीट पे बैठे हुए हैं या नरम किस्म की सीट पे बैठे हुए हैं? देखें, उसका उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जिनके नीचे दुमची में प्रॉब्लम हो। उसको प्रॉब्लम को कहते हैं कॉक्सीडाइनिया। अगर किसी को कॉक्सीडाइनिया की बहुत सारी वजूहात हैं, तो उस सूरत में अगर वो हार्ड सरफेस पे बैठेंगे तो वो उनकी जो टेल बोन है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी और पेन होगी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद मैं अगला सवाल जो करना चाहूँगा, ये स्लिप डिस्क ये क्या चीज़ होती है और इसकी वजह क्या होती है? जी, स्लिप डिस्क हम आम ज़बान में कह देते हैं, लेकिन होता ये है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें दो मोहरों के बीच में एक कुशन के तौर पे डिस्क होती है। तो वो हमारा काम करती है फ्लेक्शन का, फ्लेक्सिबिलिटी का।
लोग कुछ हैवी वेट लिफ्ट करते हैं या लॉन्ग सिटिंग वाले पेशेंट्स जो होते हैं, कुछ लोगों का वैसे जेनेटिक मेकओवर ऐसा होता है कि वो वीक होते हैं, तो उनमें ये होता है कि डिस्क स्लिप कर जाती है, उसके फाइबर्स फटते हैं और वो दोनों मोरों के बीच में से बाहर आती है और नर्व को दबाती है, तो फिर उसके बाद लोगों को शाटिका डेवलप हो जाती है, तो उसको हम स्लिप डिस्क कह देते हैं, लेकिन बेसिकली ये डिस्क प्रोलैप्स कहलाता है। अच्छा, ये जो स्लिप डिस्क है इसमें होता क्या है कि आपका जो मतलब मसल है या फिर आपकी जो जिस तरह ये नहीं, मूव करना नर्व मतलब नर्व डैमेज होती है, और फिर क्योंकि सारी बॉडी में नर्व सप्लाई ही होती है जो आपके मसल्स को भी कंट्रोल कर रही होती है, तो इनिशियली नर्व डैमेज होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वीकनेस और फिर फुट ड्रॉप वगैरह ठीक में ठीक ठीक कन्वर्ट ठीक। होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जिम करने वाले लोग जो हैं अक्सर वेट लगाते हैं और फिर जोश में ओवर वेट लगाते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम उनको पेन निकलती है। पहली बात तो ये बताएं, ओवर वेट करना आई बिलीव के खतरनाक है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और ये कॉमन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जिम जाके? जी, उसमें एक हद तक वेट लिफ्ट करना इज़ फाइन, लेकिन जो लोग अपने वेट से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं, एक तो देखिए वो बैलेंस नहीं रहता, दूसरी चीज़ ये एंगल बहुत गलत लोग बनाते एंगल, हैं, हाँ जी। तीसरा कॉमनली यहाँ पे ऐसा है कि जितने भी जिम्स हैं ना उसमें इंस्ट्रक्टर्स, सॉरी विद ड्यू अपॉलॉजी, वो ट्रेंड नहीं होते, तो बिल्कुल। वो फोर्स कर रहे होते हैं हाँ। लोगों को कि आप ये लाजमी करें, कि जो ट्रेनर्स है ना उनको बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी आनी चाहिए। आनी चाहिए, हाँ मैं भी जी, यही कह रहा हूँ। तो वो उन्होंने पढ़ा नहीं होता, हाँ जी, तो पढ़ा वो नहीं कैसे होता। मसल वो की कैसे, हाँ। अटैचमेंट और मसल बिल्कुल का बिल्कुल ओरिजिन उनको बिल्कुल पता होता बिल्कुल, है, मैं भी यही कहना तो चाह वो रहा हूँ। गलत एंगल पे वेट लिफ्ट करा देते हैं, तो मसल रप्चर होने का डर होता है। अच्छा, ये जो लोग ज़्यादा जॉगिंग करते हैं या ज़्यादा रनिंग करते हैं, इनके लिए भी क्या मैंने जैसे सुना है जैसे कि ज़्यादा जॉगिंग या रनिंग करने से ना ये घुटनों में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसके बारे में आप क्या जी, कहते हैं? जॉगिंग करने से घुटनों में तो मसला होता है, देखिए घुटने हमारे ऐसे ही हैं जैसे गाड़ी के टायर हैं, जी जी। तो उनको जितना ज़्यादा स्पीड में भगाएंगे वो उतना ज़्यादा घिसेंगे, घिसेंगे। लेकिन जॉगिंग से सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होती है वो बैक है, अच्छा। क्योंकि थंपिंग इफेक्ट जो आता है ना उससे आपकी बैक के बीच में जो डिस्क्स हैं वो रिस्क पे आ जाती है, अच्छा 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 अच्छा। तो इसलिए वो भी बैक के लिए अच्छी नहीं है। नहीं तो अभी आज तक तो आई बिलीव के सब कहते आए हैं कि जॉगिंग से अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं है, रनिंग से अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं है, और ये मतलब मैं सारी ज़िंदगी सुनता हूँ, और लेकिन अब इसके बारे में आप जो मुझे कह रही हैं वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जॉगिंग बुरी हो? हाँ, एक हद से ज़्यादा जॉगिंग बुरी होगी या फिर देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैलेंस रखना जरूरी बैलेंस होता है ना, रखना। एक आपकी बॉडी आपको बताती है जब वो थक जाती थक है, जब वो जाती है। फटीग होती है, अगर आप फिर ओवरडू करने की ट्राई करेंगे तो वो रिएक्ट करेगी, ये तो प्रॉब्लम होता है। तो इवन मी, और मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब वेट लूज के में जाते हैं तो ये फिर पैशनेट भी उतने हो जाते हैं कि जी अब तो करके ही दिखाना है। ऑब्वियसली जैसे हम अपनी बात करें, पहले दिन बंदा जाता है तो वो तो 1 किलोमीटर भी जॉगिंग या रनिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो मसल जो अगर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चले, क्या उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम जाएंगी या नहीं? जो देखिए हर बॉडी डिफरेंट है, ये हाँ। जो मैंने आपको बताया है ये मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका डेटा है, ठीक अच्छा है? अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अगर किसी की बॉडी केमिस्ट्री बहुत फिट है और वो जॉगिंग कर रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा, तो वो एक एक्सेप्शन हो मतलब सकती है, एक्सेप्शनल हाँ केस जी। हो सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है ना, देखिए धमक हो रही हाँ, है ना, मैं आपकी बात जॉगिंग, देखे आप जॉगिंग की बजाय वॉक थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए कर लें, ठीक ठीक थोड़ी ठीक ब्रिस्क वॉक कर लें, ठीक ठीक ठीक। तो ये उसका ऑल्टरनेट है। अच्छा, एक और मेरा सवाल था, ये जो ख़वातीन को डिलीवरी के टाइम इंजेक्शन लगता है, उनको लगता है कि फिर उनको उसकी वजह से बैक पेन बहुत ज़्यादा रहती है और ये परमानेंट ही रहती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि इस इंजेक्शन से क्या बैक पेन होती है? देखिए वो जो इंजेक्शन होता है ना वो सुन करने के लिए होता जी। है, और हम जितनी भी दवाइयाँ बॉडी में इंजेक्ट करें या ओरली खाएं उनका इफेक्ट नॉर्मली 12 घंटे तक रहता 12 है, उससे घंटे। ज़्यादा नहीं रहता, तो 12 घंटे के बाद वो इंजेक्शन तो बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। बिल्कुल। अब उसके बाद, और अक्सर खवातीन को नॉर्मली 6 महीने बाद, साल बाद याद आता है हमें जी वो टीका लगा था तो उसकी दर्द है, बिल्कुल ऐसे ही तो उसका उससे ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं, बस ये इतनी स्ट्रॉन्ग मिथ कैसे बन सकती है? मतलब सुन के सुन बस, सुन हाँ के जी, इतना, वही मैं भी आपके तवस्सुल से यही चाहता हूँ कि जो गलत फहमियाँ इनको दूर किया जा हाँ, सके। नहीं इसका कोई वो नहीं है। किसी को भी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा पेन कोई परसिस्ट करे ना, तो फिर उसको उस स्पेशलिस्ट के पास जाना जाके चाहिए। उससे वेरीफाई करना चाहिए कि क्यों हो रही है ये। अच्छा, कुछ बुजुर्ग हजरात हैं जो 20 से 30 सेकंड भी खड़े हों उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाती है, ऐसा क्या हो सकता है कि उनको जब 20 से 30 सेकंड में ही कमर दर्द स्टार्ट हो जाती है? और ऐसे लोग तो फिर सोच भी नहीं सकते ना एक्सरसाइज, मतलब एक बंदा जो 20 से 30 सेकंड एक
मिनट खराब भी नहीं हो सकता, ना वो वॉक कर सकेगा ना ही वो एक्सरसाइज कर सकेगा। एक तो ये इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, और इन लोगों को फिर किस तरह की एक्सरसाइज से अपना वेट लूज करना चाहिए? जी बिल्कुल। ऐसे लोग जो बहुत जल्दी फटीग फील करें मसल्स में, देखें मसल पेन या मसल का थक जाना उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और हर एज में डिफरेंट है। हर एज में अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उनमें देखें एक तो मसल मास वैसे ही कम हो जाता है, फिर पूरी बॉडी के सिस्टम स्लो डाउन है, प्लस अगर हम वाटर इनटेक कम ले रहे हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी के कम है, तब भी मसल्स में प्रॉब्लम है। किसी को थायराइड का मसला है तब मसल्स में प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है तब उनको मसल्स फटीग हो सकते हैं। अंडरलाइंग कॉज वही वाली बात है, रूल आउट करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, अगर वो इस सिचुएशन में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो पहले तो उनको खड़े होके नहीं कर पा रहे तो बैठ के कर लें, बैठ के नहीं कर पा रहे लेट के कर लें, देयर आर ऑप्शंस। और अगर बिल्कुल भी नहीं वो मूवमेंट उनसे हो पा रही तो फिर वेट रिडक्शन के लिए या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए डाइट की ऑप्शन है। डाइट से आप ऐसे सप्लीमेंट्स न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं जो मसल्स को भी हेल्दी। क्योंकि डाइट के इटसेल्फ बड़े ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप एक हद से ज़्यादा डाइट करो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट लेना, हेल्दी डाइट और उसके लिए फिर वही न्यूट्रिशनिस्ट से कांटेक्ट करें। बिल्कुल वही बात है ना, हम कहते हैं हम खुद बड़े डाइटिशियन है, ऐसे नहीं होता, हमें हर चीज के लिए देखिए मैं इसमें ये भी कहूँगा ना, देखें हर बंदा सब कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना। पहले वो ऑर्थोपेडिक के पास जाए, फिर वो अपनी डाइट प्लान करने के लिए डॉक्टर के पास जाए, फिर नहीं देखिए उसमें ना हमने जैसे किया हुआ है कि हमने पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा कि अगर किसी को मेरे साथ किसी डाइटिशियन को भी कंसल्ट करना पड़ रहा है या कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ रहा है तो फिर हम उनको फीस में रिडक्शन दे देते हैं और फिर उनको मिनिमल पैकेज में, ताकि उनकी भी जेब पे भारी ना हो। चलें, इसी में अभी आपने बात किया तो डॉक्टर सेट अपने डॉक्टर से उनके सामने ही रिक्वेस्ट करता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं इंशाल्लाह आपका जो नंबर है प्रॉपर डिटेल में दे दिया जाएगा। तो कोई अगर आपसे, तो कुछ डॉक्टर ने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहा कि अगर कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो चेक कर लेंगे। लेकिन मेरी डिमांड नहीं है, हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट चेक करते हैं माशाल्लाह। मेरी डिमांड नहीं है, बिकॉज देखिए आई नो हर क्लिनिक का हर डॉक्टर का एक एक्सपेंस है, उसमें बेयर करना है। नेकी का काम किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन तो अगर भेजें ऐसे। मैं इंशाल्लाह अगर आप में से कोई जो है आना चाहे तो ऑब्वियसली डिटेल सारी मेंशन होगी, आप उस नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई फी जो पे कर सकता है तो प्लीज़ वो पे भी करे वो तो बाहर कोई फ्री वाला ना हो। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनकी जो सारा इंस्टाग्राम और जो बाकी सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट मैडम से रब्ता करें, उनकी टीम से रब्ता करें, इंशाल्लाह डॉक्टर सेट के तवस्सुल से आपको काबिल से काबिल डॉक्टरों के साथ मिलवाया जाएगा। साहब 20-25 किलोमीटर डेली रनिंग करते रहे, लेकिन अब उनसे 20-25 सेकंड भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो क्या वही वजह तो नहीं जो आपने कहा था कि बॉडी में उनके जो मसल या वो फटीग की वजह से अब उनकी कमर दर्द इतनी हो चुकी है कि उनसे खड़ा भी ना हुआ जाता हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए उसके लिए हमें उनकी हिस्ट्री चाहिए ना कि इज ही डायबिटिक और डज ही हैव थायराइड प्रॉब्लम, ऐसा इशू है उनके साथ, उनको पसीना कितना आता है, उनको स्वेटिंग कितनी होती है, उनके बाकी फंक्शंस कैसे हैं, यूरिन कितना पास करते हैं दिन में, तो सारा उसमें इम्पोर्टेंट है कि उनका लॉस कितना है। मैं समझ गया कि ये वो चीज़ नहीं है कि जो हम रैंडमली बता सकें, इसके लिए प्रॉपर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि पसीना आने से जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, मतलब जिसको हम पंजाबी में कुरुल कहते हैं या फिर नार पे नार चढ़ना कहते हैं, वो पसीना आने से बहुत ज़्यादा होता है, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए पसीने में ना हमारे बॉडी के बहुत सारे मिनरल्स लूज होते हैं, जिसमें मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम जो है वो नमक में होता है और जो पोटेशियम है वो केले, शहद और खजूर में होता है। ठीक है, अब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो कहते हैं जी हमारा केला भी बंद है, हमारी खजूर भी बंद है, शहद भी बंद है। तो इस सिलसिले में उनको डाइटिशियन बताएगी कि वो किस टाइम ले सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन लेना चाहिए उनको। फिर दूसरी जो है जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनको रिप्लेस करना चाहिए ORS के साथ। जो ब्लड प्रेशर या शुगर वाले हैं वो पूरा साशे ना डालें, वो आधा साशे डाल लें, लेकिन जो ORS है उसमें उन्होंने मिनरल्स की कैलकुलेटेड अमाउंट्स दी हुई हैं। ठीक। तो वो हम घर पे नमक चीनी घोल के नहीं बना सकते। मेरे वालिद साहब तो सीधी बात है नमक मुंह में, क्योंकि इतने ज्यादा क्रैम्प्स हमने खुद देखा हुआ है कि वो एक मिनट में कुछ 4 क्रैम्प्स, और वो काफी लंबे। अगर वो डायबिटिक नहीं है ना तो उनको आप केले खिलाएं, शहद दें या खजूर एक टाइम पे एक चीज, तो उनको क्रैम्प्स। लेकिन वो क्या करते हैं, वो नमक ले लेते हैं
वहाँ पर समझ आ गया ना, सोडियम उनका पूरा होता है, कहीं ना कहीं उनको फिर सुकून आता है, लेकिन ब्लड प्रेशर शूट कर देता है क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के सोडियम मरीज है है। ना, तो उसकी बजाय कि तो केले केले, शहद लेंगे हाँ तो फिर वो, उससे हाँ नहीं ये होगा। मुझे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। अच्छा, अब उसके बाद साथ ये कि अगर उनको थोड़ी सी भी सर्दी भी लगती है ना, अच्छा फिर वही बात है ना, एक एज फैक्टर तो है ही है। जवानी में ऐसे थे कि उन कभी मतलब ऊपर से कोई जैकेट भी नहीं पहनी थी, लेकिन अब हल्की सी भी कोई सर्दी लगती है तो उनको वहाँ पे फिर देखिए क्रैम्प्स मैंने पड़ना शुरू हो पहले जाते भी हैं। आपको बताया कि जैसे जैसे एज होती है ना, और 40 ईयर्स के बाद हर 10 सालों में बॉडी का सिस्टम 10% कम हो जाता काम है। हो जाता है, बिल्कुल तो सही। आप देखें ना, फिर 70 में जाके 70, 30% कम हो गया। 30%। तो वो हम बुजुर्गों को अंडरस्टैंड नहीं करा सकते कि अब आप वो वाले नहीं हैं। नहीं रहे, वो हाँ। चाहते हैं वो वही वाले सारे डेफिनेटली पूरे सबका दिल करें। करता है कि हाँ इनफैक्ट मतलब लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, एजिंग जिसे कहते हैं, उसको हम नहीं ऑल्टर कर सकते। अच्छा, अब अगला सवाल ये मेरा कि जॉइंट पेन्स, हर आजकल हर दूसरे बंदे को जॉइंट पेन भी है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? स्टिल देखें, हर एज ग्रुप में जॉइंट पेन्स की डिफरेंट कॉजेज हैं। बच्चों में डिफरेंट होंगी, जवानों में डिफरेंट, बूढ़ों में डिफरेंट, लेकिन आइडेंटिफाई करना स्पेशलिस्ट का काम है। अच्छा, आप या मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं किसी गायनी के बारे में समझ गया। इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ तो मैं नहीं दे सकती ना। तो हमें हर एक की हिस्ट्री, और उसकी हिस्ट्री के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिलीज। तो वो सारा कुछ जब पता चलता है तो हम बता सकते हैं कि क्यों है। लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल पूछें तो आजकल की जनरेशन में डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। दे आर मोर टुवर्ड्स जंक। एक तो ये कॉज है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना ना होने के बराबर है, ठीक है। फिर तीसरा ये एक्सरसाइज नो। नो, बिल्कुल जीरो। तो हम इन सारे, अगर ये तो सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो अगर हम मॉडिफाई कर सकें तो हमारी हेल्थ इंप्रूव कर सकती है, पर हम नहीं करते। बिल्कुल, मैं आई गॉट योर पॉइंट। और यही आपने जो सबसे पहले कहा, डिजिटल हो दुनिया, गया दुनिया, बिल्कुल। तो वो भी एक कॉज है। हाँ जी, बिल्कुल। सारा दिन मोबाइल पे लगे रहें, लैपटॉप पे लगे रहें, तो फिर कहाँ बिल्कुल हेल्थ के सही। बारे में वो होता है। ये भी एक कॉज है। आसान मतलब डिजिटल होने के साथ साथ ना हम आराम पसंद हो गए हैं। मतलब हमें अब आदत ही नहीं रही कुछ उठना, वजन उठाना, रखना, प्यारे प्यारे लैपटॉप पर प्यारे प्यारे मोबाइल यूज करते देखिए हैं। कोई भी काम करें ना, उसमें पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर है। बहुत हाँ ज्यादा, मैं जी। ही आपकी बात से तो समझ। ये हर चीज़ में अप्लाई करें। और जैसे अब मैं आपको कॉमन, हम वजन उठाते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बेंड हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने वजन उठाने साइड से साइड उठाएं, से उठाए, हाँ जी, ये मैंने तो पहले आपकी बैक जो है वो डिस्क स्लिप वाला बेड, काम हाँ नहीं मैं होगा समझ गया आपकी जी। बात। अच्छा, मुझे इसके बाद बताइए, जो आजकल मतलब आजकल क्या शुरू से ही हम अपने पटाखे वो साउंड क्रैकिंग करते हैं, इससे हमारी हड्डियों को या ये हमारे जितने भी जोड़ हैं इनको क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए जितने भी जोड़ होते हैं ना, उनको अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन के लिए लिगामेंट साथ में दिए होते हैं, ठीक है। वो ये जो कड़ाके निकालते हैं उससे बस वो लिगामेंट थोड़े से लैक्स हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। अदरवाइज जॉइंट्स को एज सच कुछ अच्छा, नहीं ये होता। होता कैसे पॉसिबल? मतलब हमने तो सारी जिंदगी एंजॉय किया ही देखे, लेकिन ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है कि जो लिगामेंट्स है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर जाते हैं। अच्छा, ट्विस्ट हाँ करते जी, हैं, ठीक है। मतलब स्लाइड कर तो जाते क्या हैं। थोड़ी देर के बाद ये वापस आते हैं क्योंकि दोबारा फिर हो जाता है? हाँ जी, ये बिल्कुल हो जाता है, जब लेकिन वापस, आहिस्ता आहिस्ता ना वो मैंने जैसे बताया लैक्स हो जाते हैं ना, फिर आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकेंगे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ओवर वेट होने से डेफिनेटली नी प्रॉब्लम होती होगी, तो ये इससे कैसे बचा जा सकता है? मतलब एक ओवर वेट है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो किस तरीके से इससे अपने आप को बचा सकता है? देखें, एक गाड़ी की अगर कैपेसिटी है कि उसमें हम 4 पैसेंजर्स लोड कर सकते हैं, तो अगर हम उसमें 12 पैसेंजर्स बिठा लेते हैं तो गाड़ी कितना अर्सा चल जाएगी। मतलब ऑब्वियसली मैं तो यही एग्जांपल है कि जैसे मैंने कहा, नीज हमारे टायर्स हैं, तो हम 40 kg या 50 kg की कैपेसिटी है और हम 90 kg लेके चल रहे हैं, तो फिर 10 सालों में तो वो वेयर ऑफ हो जाएंगे ना। तो उसके रिडक्शन के लिए यही है कि मसल स्ट्रेंथ करें, ये कॉर्ड्स और अपने हैमस्ट्रिंग्स को। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अब तो नेट पे इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस आपने वही बात है, पोस्चर ठीक रखना है पोस्चर अपना। ठीक है। अगर आप नी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बैक स्ट्रेट हो, अगर आप बैक कर रहे हैं तो नी पे ना प्रेशर आए। एक चीज़ ठीक करते करते हम दूसरी अच्छा, चीज़ मैं खराब कर अपनी लेंगे। एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं जब जिम जाता हूँ तो जंपिंग जैक वो एक एक्सरसाइज है जिसमें हम नॉर्मल ब्रेथ चलती है, लेकिन उसको करने से ना मेरे इस नी में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पेन आने लगी। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली भी कुछ एक डेढ़ महीना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज होगा तो ये खत्म हो जाएगी। ये ना हो कि वो वेट लूज होना और नी खत्म हो जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, सारी एक्सरसाइजेस सबके लिए नहीं होती, हाँ जी, ठीक है। ये जैसे मैंने पहले कहा, ये ट्रेनर का काम है ट्रेनर का कि काम। ये आपको बताए कि अगर आपने
अपर बॉडी का वेट लूज करना है तो आपने नी के ऊपर ज्यादा ब्रंट नहीं डालना। ठीक ठीक। अगर आपने टमी लूज करना है तो आपने उसी को फोकस करना है। हम ये मतलब मैं समझ गया जो पॉइंट। हाँ, ट्रेडमिल कर रहे हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, ट्रेडमिल जो है वो स्ट्रेट नहीं करते। हाँ ठीक है, वो उसमें या तो स्पीड बहुत तेज रखेंगे या फिर उसको कर लेते हैं उसमें स्लांटिंग में। उससे क्या होता है कि आपका प्रेशर भी ज्यादा पड़ता है, नीज पे ज्यादा वेट आता है, तो वो भी नहीं ठीक। आपने स्पीड स्लो रखनी है, मैक्सिमम 5 रख लें। एक्सरसाइज से आपको एक होता है ना वो खलियां पड़ जाना, वो इट्स ओके। किसी तरह की अगर पेन नहीं कर रही है तो वो एक्सरसाइज आपके लिए हार्मफुल है। देखिए ये जो खलियां पड़ना होता है ना, ये उन लोगों में ये मसल फटीग की वजह से होता है। ये उन लोगों में होता है जो एक दिन करेंगे और फिर पूरा महीना नहीं जाएंगे। जब आप रेगुलर करते रहते हैं ना तो मसल टोन अप हो जाते हैं, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पेन अगर आपको परसिस्टेंट है तो वो ये बता रही है कि आप किसी गलत एंगल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। समझ गया मैं आपकी बात, वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, फिर नी पेन और बैक पेन वालों के लिए कोई आपकी नज़र में एक्सरसाइज, ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी जब डॉक्टर रिकमेंड करे तो आसान हो जाता है। देखें ये चेयर पे बैठे हैं ना हम, इसको अगर हम बैठ के अपनी कमर स्ट्रेट रखें और नी को स्ट्रेट कर लें और यहाँ होल्ड करके रखें, इससे अच्छी एक्सरसाइज आपके क्वाड्स के लिए कोई नहीं है। क्वाड्स ठीक है। इसमें ये है इनिशियली आप 10 सेकंड से स्टार्ट करें, होल्ड करके रखें, फिर 20 सेकंड कर दें, फिर 30 सेकंड कर दें। जितना ज़्यादा मसल की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती जाएगी, आपको वो खुद ब खुद फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी और फिर आप 1-1 मिनट तक लोग कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये नी के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये है। और बैक के लिए है ब्रिज बनाने वाली। आप सीधा लेट के तो अपनी बैक को ऊपर की तरफ उठाएं, नीज को बेंड करें। ये अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, तो वो आप बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जो जिस तरह की कर सके वो बहुत अच्छी है। ये अच्छा है कि आप बता दीजिएगा, मैं साथ में वीडियो शेयर करूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ या फिर अपनी वो जो है ना पोस्चर्स की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो कोई ऐसे अर्ली साइंस बताएं कि हमें पता चल जाए कि अब हम अर्ली साइंस में हैं, हम उसको वहीं पे रोक सकें या उससे बच सकें। देखिए हड्डियाँ कमज़ोर अगर ख़वातीन में आफ्टर 50 हो रही हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। उसकी कॉज ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और उसमें फ्रैक्चर रिस्क बहुत हाई होता है। अच्छा, ये ना तो मुझे भी नहीं समझी, थोड़े बेसिक वर्ड्स में समझा सकेंगी? देखिए ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियों का भुरभुरापन। अच्छा, हाँ ठीक है, वो ये होता है कि जब 50 साल के बाद ख़वातीन में मीनोपॉज हो जाता है ना, तो उनमें ईस्ट्रोजन नहीं होता। उसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू होती हैं। उनमें जो हड्डियों में कैल्शियम होती है वो वेयर ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स पर डालते हैं जो एंटी रिजॉर्प्टिव्स कहलाते हैं। बाकी जो हड्डियों का कमज़ोर होना आप ओवरऑल वैसे कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो दूध दही लेते ही नहीं है बिल्कुल। और एक ये भी मैं कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर करना चाहूँगी कि अगर हम प्यूबर्टी के बाद यानी बलूगत के बाद लेते हैं दूध और दही, तो वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। उससे पहले जो हम दूध दही ले रहे होते हैं ना, वो हमारी हड्डियों की ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है। हाँ जी, उससे पहले यूज करें, उसके बाद हमारी सिर्फ डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। अच्छा, ये आपने एक अच्छा पॉइंट मेरे से शेयर किया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि नी इंजेक्शन आते हैं, मतलब जिनके घुटनों में के दर्द होती है वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं। एक तो ये बताएंगे किन लोगों के लिए वो सूटेबल है, अगर वो किन लोगों के लिए नुकसानदेह है, लगवाने चाहिए भी या नहीं लगवाने चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नी में लोग इंजेक्शन ना बड़े शौक से लगवाने आते हैं कि जी हमारा दर्द ठीक नहीं हो रहा, इसमें इंजेक्ट कर दें। जो इंजेक्शन होता है ना, वो डिफरेंट टाइप के लोग इंजेक्शन यूज करते हैं। कॉमनली यूज जो है वो स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड्स का एक जो मेन साइड इफेक्ट होता है ना जी, वो ये होता है कि वो डीजेनरेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शंस यूज़ हो रहे हैं आजकल वो हाइलगैन का है, जिसमें हाइलोरोनिक एसिड का है, फिर आजकल लोग PRP भी कर रहे हैं। पर वो चीज़ जो बॉडी में हम इंजेक्ट कर रहे हैं या कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर डाल रहे हैं ना, वो अनलेस कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि नी की डिजेनरेशन को हम 4 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और ग्रोस। अगर तो माइल्ड और मॉडरेट डिग्रीज है ना, तो इंजेक्शन से कुछ हद तक फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन सीवियर और ग्रोस में इंजेक्शन दे डोंट हेल्प। वो सिर्फ ये है कि कोई उम्रे या हज पे जा रहा है और टेम्परेरी रिलीफ चाह रहा है तो चलें, उस सूरत में वी कैन ऑफर, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो मतलब आपकी नज़र में
जो अर्ली स्टेजेस में वो लगवा सकते हैं? अर्ली स्टेजेस में भी अगर बहुत ज़रूरत है तो बहुत ज़रूरत है। देखिए, अगर हमारे पास कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है ना, तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं, पेन ठीक हो जाती है, वी डोंट नीड टू इंजेक्ट। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फ्रोजन शोल्डर होता है लोगों को, हाँ जी। क्यों हो रहा है जी? अंडरलाइन हमारी निकलती है शुगर या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आता है। अब पेशेंट आके कहते हैं जी मेरे शोल्डर में इंजेक्शन लगा दें, ठीक है। अब शुगर कंट्रोल करें या यूरिक एसिड कंट्रोल करें तो पेन तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, तो फिर व्हाई टू इंजेक्ट? बिल्कुल, मैं समझ गया। तो कॉज आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करेंगे तो पेन ठीक हो जाएगी। मैं आपकी बात समझ। हम चाहते हैं क्विक फिक्स। क्योंकि हाँ, असल बात ही है जी, कि हम चाहते हैं बस अब सुकून मिले यार, हाँ कोर्स जी, खत्म करें। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देखने चाहिए। ऑब्वियसली फायदा ही देखिए, जो चीज आराम से और असल वही कहते हैं ना कि कोर्स पकड़ के उसको खत्म करो, ना कि वक्ती जल्दी जी, जड़ से उखाड़े ना। जड़ से उखाड़े। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ये करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, इसके फायदे हैं या नुकसान हैं? देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है ना, ये सक्सेस रेट वाइज अगर हम देखें तो 99% इसका सक्सेस रेट है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग ड्राइव करते हैं और अपने नी की वजह से नहीं कर पा रहे होते, नी रिप्लेसमेंट्स के बाद वो ड्राइव भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो आप राइट कैंडिडेट चूज़ करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेड 4 वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं इसके लिए, नी रिप्लेसमेंट्स के लिए। ग्रेड 3 पे हम ये रिकमेंड नहीं करते। और ग्रेड 4 से भी आगे एक स्टेज होती है जिसमें फिर घुटने अंदर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। उस सिचुएशन में नी रिप्लेस करा लेने चाहिए, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कहाँ से करवा रहे हैं। कहाँ से? अच्छा, ये शुगर के पेशेंट्स या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, इनके भी जो खास करके तो शुगर के पेशेंट के लिए जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा रहता है या मसल पेन बहुत रहता है, वो शुगर की वजह से ज़्यादा होता है जैसे आपने शायद पहले बताया, या इसका भी कोई पोस्चर से ही रिलेट करेंगे हम? देखिए, ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं ना, शुगर भी मेटाबॉलिक है, वो हमारे इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, ग्लूकोज का तो होती है, सिमिलरली प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो यूरिक एसिड का मसला आता है। फिर हमारा हाइपरटेंशन, लिपिड्स का प्रॉब्लम चल रहा है तो हाइपरटेंशन होती है। तीनों हमारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं। इन सब में बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, प्लस ये सारे अल्टीमेटली मसल्स की स्ट्रेंथ को वीक करते हैं। इसलिए हमें फील होता है कि हमारे जॉइंट पेन्स बढ़ गई हैं या वो हो गया है या लेथार्जिक ज़्यादा फील करते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट थायराइड, इन सबको कंट्रोल करता है थायराइड। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये यूरिक एसिड क्यों होता है और क्या इससे हड्डियाँ और ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है मसल्स की? जी, ये यूरिक एसिड वाला जो है ना, ये तो बहुत एक लंबा और एक पूरा एक डिस्कशन वाला टॉपिक है। यहाँ हमारी नॉर्मल सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है कि यूरिक एसिड जो है ना, गोश्त खाने वालों को होता है। हाँ जी। ये आज मैं क्लियर करूँ आपको कि वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं ना, उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं। अच्छा अच्छा। गोश्त खाने वालों में ये होता है कि उनके अंदर तो बॉडी में बन रहा है, अगर वो गोश्त भी खाते रहेंगे ना तो डबल द डोज ऑफ द मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अच्छा। दवाई ज़्यादा लेनी पड़ेगी, प्लस डबल हो जाएगा। मैं ये बेसिकली मैंने जैसे बताया, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो हमारा यूरिक एसिड बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बनता आप में भी है, मेरे में भी है, सब में बनता है। लेकिन अगर वो बॉडी से निकल नहीं रहा तो फिर वो किडनी में डिपॉजिट होता है डिफरेंट जगहों पे। इसकी जो फेवरेट अटैचमेंट साइट्स हैं ना, वो हैं मसल्स की या टेंडन्स की अटैचमेंट्स। कोहनियों में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, टखनों में दर्द होगा, ठीक है। तो इसके लिए डाइट रिस्ट्रिक्शन हम इसलिए कराते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स बंद करें, और अंदर जो बन रहा है उसके लिए फिर हमें दवाई देनी पड़ती है। नहीं तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में गोश्त तो नहीं खा सकते ना, जब यूरिक एसिड ज्यादा हो रहा है। देखिए, आजकल हम वैसे गोश्त कितना खाते हैं, वेरी रेयर। बिल्कुल। यूरिक एसिड का जो बहुत रिच सोर्स है ना, वो है टमाटोज, टमाटर। वही ना, मैं वेजिटेबल की तरफ आ रहा था। सिर्फ टमाटर अगर बंद कर दे ना, हाँ जी। तो बाकी आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ भी खा लें तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, जो टमाटर पर तो दवाई हर साथ सब्जी में खाएंगे। टमाटर तो हर सब्जी में डलता है। दही डालें उसकी जगह, दही, अच्छा उसकी जगह दही डालें, यूज करें। हाँ जी, टमाटर बस कट ऑफ। मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, मुझे एक ये बताएं कि अगर कभी ज़िंदगी में किसी का एकदम फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, वो उसका ऑब्वियसली अपना वो पूरा ट्रीटमेंट करवा लेता है, तो क्या उसकी स्ट्रेंथ पहले जैसी दोबारा हो सकती है या नहीं पॉसिबल? स्पोर्ट्समैन में तो मैंने देखा कि वो तो करवाते हैं और पहले जैसे हट्टे कट्टे होकर आ भी जाते हैं। देखिए, फ्रैक्चर जो है ना, 18 महीने के बाद नज़र भी नहीं आता।
मतलब ये भी मिथ है फिर कि एक दफा अगर किसी के साथ फ्रैक्चर हो गया तो वो सारी जिंदगी वैसा वो वजन नहीं माइंड उठा में आ सकता। जाता है ना कि हाँ। फ्रैक्चर हो गया। अब आप देखें बच्चों में फ्रैक्चर होते हैं ना, किसी को कभी बड़े होके याद भी नहीं होता कि मुझे बचपन में हड्डी टूटी थी। बच्चों में वैसे ही ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स होते हैं, या अगर बड़े वाले भी फ्रैक्चर्स हों कम्युनिटी टाइप या कुछ, तो वो भी मैंने जैसे बताया 12 से 18 महीने में हड्डी बिल्कुल आपकी पुरानी वाली हड्डी की फॉर्म में आ जाती अच्छा है। चलें, ये भी एक अच्छा वहम था, मिथ थी जो क्लियर हो गई कि नहीं तो ये वाकई में बहुत बड़ी मिथ है कि एक एक दफा अगर जो हड्डी टूट जाए तो पहले जैसी नहीं नहीं, रहती। नहीं बिल्कुल हो जाती है। और एक मेरे से बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोग करते हैं कि कौन सी चीज़ हड्डी को स्ट्रॉन्ग करेगी फ्रैक्चर के बाद। हाँ देखें, ये बहुत फ्रैक्चर देखे। हो गया ना, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने फ्रैक्चर फिक्स करना है। अब वो चाहे सर्जरी के थ्रू करना है या कास्ट के थ्रू करना है या कुछ भी नहीं करना, उसको सिर्फ अलाइन कर दिया आपने, तो उसके लिहाज से आप फिक्स कर दिया। जब दोनों हड्डियां एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगी तो 6 हफ्ते में इंशाल्लाह जोड़ लगना शुरू हो जाता है। कोई भी दवाई या कोई भी खुराक ऐसी नहीं है जो फ्रैक्चर हीलिंग को तेज़ कर तेज सके। कर सकें। सिर्फ ये है कि हम कैल्शियम और विटामिन डी ऐड करते हैं फॉर 3 मंथ्स, ताकि वो हड्डी जो 6 हफ्ता कास्ट में है या सर्जरी के बाद उसके अंदर रॉड है या स्क्रू है, पिन है, कुछ भी है, तो वहाँ पे कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो जाए, इसलिए हम सप्लीमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक ठीक वरना ठीक। लोग कहते हैं पाए खा लें, हाँ निहारी खा लें, तो कीमा कीमा। कीमा, हाँ जी, हाँ तो हाँ हाँ। उससे कीमे से ब्लड आपका अच्छा बनता है, लेकिन आपकी हड्डियों का हड्डियों बना। को कुछ नहीं अच्छा अच्छा। होगा। अच्छा मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, हकीम से भी लोग हड्डी का मतलब जुड़वाते हैं, हकीम नहीं वो जरा जराह जराह जरा सॉरी। से तो वो जैसे भी करता है लोगों को ऑब्वियसली रिलीफ भी होता है, और ये मतलब आई थिंक सो बहुत पुराने सदियों से चलता आ रहा है। क्या ये अगर जरा एक सही हो उसका ट्रीटमेंट और डॉक्टर के ट्रीटमेंट में कितना फर्क होगा? लेकिन वो कभी भी वो रॉड नहीं डालता, लेकिन सरिया नहीं डालता, डॉग बस फटियां लगा देते हैं फटियां लगा देता फटियां लगाता है। है, एक ही ऊपर बात है, पट्टियां हम बांधते ये हैं। अंदर डाल देते हैं, वो बाहर लगा देता है। नहीं, लेकिन देखिए ना, मैंने जैसे पहले कहा जिम के ट्रेनर्स के लिए क्या हकीमों ने एनाटॉमी पढ़ी होती है? नहीं ये मतलब लेकिन कुछ काबिल भी तो होंगे, जैसे हकीम कभी नहीं, सुलेमान थे बिल्कुल कभी। नहीं, उनको आप इनसे तो ना हाँ मैं क्वाइट नहीं से कर रहा, मैं नहीं कंपेयर कर करें, रहा। लेकिन देखें जो डॉक्टर्स बनते हैं ना, उन्होंने 5 साल बड़ी रिगरसली सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। अगर कोई हड्डी फिक्स कर रहा है ना और बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो डॉक्टर इज नोइंग कि मुझे इसको फिक्स कैसे करना है। फिक्स कैसे करना? लेकिन ये लोग जो बेचारे फटियां लगा के, कुछ लोगों के मसल्स वो वीक हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ लोगों ऐसे। की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, नर्व- रिस्ट ड्रॉप के साथ पेशेंट आते हैं, कहाँ जाते हैं? अब आप देखें इस वक्त हर बंदा सेकंड डॉक्टर कह लें एस्थेटिक्स की तरफ है। लेकिन मैं अगर चाहूँ कि मैं एस्थेटिक्स में कंटिन्यू कर लूँ या मैं करूँ, तो मैं ठीक है कर लूँगी देख के यूट्यूब की वीडियोस या लोगों को साथ ट्रेनिंग करके, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेशंस मैनेज नहीं कर पाऊँगी। यहाँ आके फिर आपकी जो है ना हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ये एक्सपर्टीज हाँ प्लस जी नॉलेज आपका मैटर्स करता आता है। है।